दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में या हो सकता है कि 1.5-2 साल से भारत विरोध के स्वर दुनिया भर से उठ रहे हैं। अचानक से ये एंटी इंडिया कैंपेन कहां से निकल कर आ रहे हैं, और ये एक देश से नहीं, ये बहुत सारे देशों से आ रहे हैं। अचानक भारतीयों के प्रति इतनी नफरत क्यों, इतनी हेट क्यों? मुझे याद है कि 2014 तक, जब तक मोदी जी नहीं आए थे, तब तक ऐसी कोई बात होती नहीं थी और भारत के लोगों को उदारवादी लोगों के रूप में देखा जाता था, जो किसी भी कल्चर में जाते थे तो वहां जाकर घुल मिल जाते थे, वहां की कल्चर का, संस्कृति का, भाषा का सम्मान करते थे और एक तरह से उन्हीं के होकर रह जाते थे। हम जहां भी गए, हमने अपनी कल्चर को तो सुरक्षित रखा, लेकिन दूसरों की कल्चर के साथ भी हम घुल मिल गए और एक किस्म से एक संस्कृतियों का संगम हमने वहां पे बसाया। पर अचानक से हमने देखा कि दुनिया भर से खबरें निकल कर आई कि इंडियंस गो बैक, वी डोंट वांट यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। अब ये आयरलैंड हो, आइसलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन न्यूजीलैंड और अब नेपाल में पनपती हुई हमारे प्रति नफरत ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया से इंडियंस को निकाला जा रहा है बाहर। अगर कोई पूछता है इंडियन से आप किस मुल्क से हैं, तो दोस्तों अब ये इंडियन कहने के बजाय पाकिस्तानी बोलकर अपनी जानें बचा रहे हैं, क्योंकि बाहर के सारे ममालिक अब इंडियंस को किक आउट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये चोरियों में मुलवस है, बहुत ज्यादा गंदे काम करते हैं, रेप में मुलवस होते हैं और इसके अलावा अब इनके जब त्यौहार आते हैं तो ये मूर्तियां लेकर दोस्तों वहां पर झीलें और नदी नालों को गंदा करना शुरू कर चुके हैं। लाउड स्पीकर लगाते हैं और रोडों पर घूमते हैं और दोस्तों पूरी वहां पर नाइस पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब अमेरिका के बाद पूरा यूरोप और दोस्तों एशिया के ममालिक जिनमें नेपाल, बांग्लादेश भी है, सभी इंडियंस को वहां से भगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, दोस्तों जासूसी भी करते हैं। अब देखिए कि कतर में हमला हो गया है। कतर में वहां पर जासूसी किसने की थी, किसने बताया था कि वहां पर कतर के रहनुमा मौजूद हैं? दोस्तों वहां पर हमास के रहनुमा मौजूद है, वहां पर इंडियंस ने बताया था। इंडियंस जहां पर भी हैं दोस्तों वहां पर इसराइल हमला आसानी से करता है। आपने देखा कि ईरान में वहां के वजीर आजम को हेलीकॉप्टर से क्रैश करवा दिया। वहां पर दोस्तों पिन पॉइंट एटमी रिएक्टर पर जाकर वो हमले कर देता है, यहाँ तक कि फोटो की पूरी उसे इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कहाँ से आता है? जहाँ पर इंडियंस होते हैं वहां पर ये काम हो रहे हैं। पूरी दोस्तों ईरान की सारी जासूसी करते रहे। ईरान ने पाला पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ईरान को ही डस लिया। अब देखें तो अरब ममालिक ने बड़ी तादाद में पाला हुआ है, जिनमें दुबई है, कतर है। कतर में तो देखिए कि कहा जा रहा है कि 2 से जो 3 करोड़ की कतर की आबादी है दोस्तों, उसमें से 10 लाख इंडियंस हैं, इतनी बड़ी तादाद में। और ये सारे वहां पर दिरहम छापते हैं और इंडिया भिखारी मुल्क को भेजते हैं, जो वहां पर फिर उसी पैसे से टेररिज्म करता है। तो दोस्तों अब कतर को भी देखना होगा कि उसे इन इंडियंस की जगह पाकिस्तानी को रिप्लेस करना है। और अब कतर में आपको पता है हमारे वजीर आजम सही टाइम पर पहुंचे हैं, तो ये बात जबरदस्त होगी। और दोस्तों डिप्लोमेसी का यही टाइम होता है कि आप जाकर वहां पर इंडियंस के खिलाफ वहां पर एक पूरा मोर्चा खोलें और कहें कि नहीं, यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि ये कतर में भी इसराइल के लिए जासूसी करते रहे हैं। हम सबकी नफरत का शिकार हो क्यों रहे हैं? हम बड़ा देश है, बड़ा रसूख है, बड़ी इकॉनमी है, बड़ी पावर है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्रति जो एक हिंसा भाव है लोगों में, पूरी दुनिया में, वो बढ़ता चला जा रहा है। गो बैक इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये इस किस्म के वाकयात पहले कभी सुनने में नहीं आते थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते थे तो इंडियन कम्युनिटी के लोग उनको स्वागत करते थे और भारत के प्रेम के नारे लगते थे। वहां पर नेताओं के नारे नहीं लगते थे। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, ऐसे नारे नहीं लगते थे कभी। भारत जिंदाबाद, भारत जय हिंद, इस टाइप के, जय हिंद, भारत जिंदाबाद, किसी लीडर को लेके कभी नारे नहीं लगते थे। मोदी जी के आने के बाद अचानक इंडियन डायस्पोरा के अंदर, इंडियन डायस्पोरा जो कि प्रोमिनेंटली हिंदू डायस्पोरा था, उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और एकदम से ऐसा लगा कि वो एक सैफ्रोनाइज्ड डायस्पोरा हो गया, भगवाकरण हो गया उसका। और उनके हाथों में भगवा झंडे और साथ पे तिरंगे ऑफ कोर्स, और मोदी मोदी मोदी। आपको ये आवाजें पिछले कई सालों में 10 हवाई अड्डों के ऊपर, जब दुनिया के जहां मोदी जी उतरे वहां से आपको सुनने को मिली टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और भगवाधारियों की टोलियां आपको वहां भी मिली, चाहे वो हाउडी मोदी का संगम था या ऐसे कई और मजमे वहां पर लगाए गए। और एक किस्म से एक हार्डकोर हिंदुत्व का एक डोमेन पैदा किया गया। वहां पे भारत एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पे मोदी एग्जिस्ट करता था।
वहां पे वो भारत एग्जिस्ट नहीं करता था जिसकी हमने कल्पना की थी, जो सदियों से चला आ रहा है। यहां पे मोदी के भारत की बात होती थी कि जैसे मोदी का भारत अलग है और दूसरा भारत अलग है। यह भी कहने की कोशिश हो रही होती थी कि पहले भारत कमजोर था, असहाय था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। मोदी के भारत के बाद में भारत की इज्जत हो गई है। लेकिन जब तक हम मोदी के भारत नहीं थे, हमारे प्रति लोगों की नफरत नहीं थी। लोग हम हिंदुस्तानियों को मोहब्बत करते थे, स्वागत करते थे। वो हमारे त्योहारों को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी परंपराओं को बड़ी उत्सुकता से देखते थे, जानना चाहते थे ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि तब ये गांधी का भारत था ना, तब ये विवेकानंद का भारत था। तब हमारे जो साधु संत हैं जिन्होंने परंपराएं यहाँ पर शुरू की, तुलसीदास का भारत था ये कबीर का भारत था। ये भारत दक्षिण भारत के बड़े बड़े जो गुरु थे उनका भारत था। उत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया, ये सबका भारत था। ये आज़ादी मिली तो गांधी का भारत था। बुद्ध और महावीर का भारत तो पहले से था, रामकृष्ण का भारत पहले से था। लेकिन अचानक से मोदी का भारत हो गया, और मोदी का भारत आते ही हमारी जो उदारवादी छवि थी वो चली गई। हम कट्टरपंथी हो गए, हम हार्डकोर हो गए। जहां दुनिया में आपको इस्लामोफोबिया देखने को मिला, जैसे कि अभी फ्रांस में आपको देखने को मिल रहा है, काफी हद तक उसका विरोध भी हो रहा है, अचानक से एक हिंदू फोबिया नाम का शब्द उठता है, हिंदू फोबिया। और वो हिंदू फोबिया रियल टर्म्स में आके लोगों को एक किस्म से जो हमारी उदारवादी छवि थी विदेशों में उसको नष्ट करता है। हमें अब शक की नजर से देखा जाता है कि ये हिंदू हैं, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि पहले भारतीयों को वहां बाहर में नौकरियां नहीं मिलती थी। अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तब भी नौकरी मिलती थी। लेकिन तब उनके प्रति सड़कों पे लोग उतरकर नारे नहीं लगाते थे। वो ये नहीं कहते कि तुम हमारा हक मार रहे हो। लेकिन अब वहां के जो लोकल आदमी हैं उनके अंदर इंडियन डायस्पोरा के प्रति नफरत पैदा शुरू हुई, क्योंकि ये भगवा डायस्पोरा था, ये हार्डकोर था, ये मोदी का भारत था। और अल्टीमेटली फिर वी हेट इंडिया, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट, ये सब चीजें हमको सुनने को मिली। और ये आवाजें किसी एक देश से तो आई नहीं है, ये तो बहुत सारे देशों से आई हैं। ये अमेरिका से आ रही हैं। अमेरिका ने वीजा देने बंद कर दिए। कनाडा गए तो अब कनाडा ने भी स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया, वहां भी वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए। यानी कि हमारी जो छवि बनती चली जा रही है वो एक उदारवादी भारत की नहीं रह गई। अब हमें उदारवादी भारत के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को अब इस रूप में देखा जाता है कि ये हमारी नौकरियां छीनने के लिए आ रहे हैं लोग। हमारे यहाँ भारत में कई बार लोग कहेंगे कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम बाहर जाएंगे तो हम नौकरी लेंगे, इसमें छीनने वाली कौन सी बात है। हमारे अंदर काबिलियत है तो लोग देंगे, लेकिन क्या हम उनको नौकरी देते हैं? क्या बाकी दुनिया में काबिलियत नहीं है? क्या सोचने वाली बात है ना। क्या अमेरिका में, चाइना में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, क्या वहां पे काबिलियत नहीं है? है, सब जगह है। तो क्या हम उनके लोगों को नौकरी देते हैं, वर्क वीजा देते हैं? उत्तर है नहीं। भारत की पॉलिसी नहीं है वर्क वीजा देने की किसी को। हम वर्क वीजा नहीं देते। वो जो कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनके कुछ चंद प्रतिनिधि जो होते हैं, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, उनको, या इंजीनियर्स टॉप लेवल के होते हैं, उनको सिर्फ वर्क वीजा दिया जाता है। वो भी मजबूरी में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कोई कोरियन कंपनी आ गई तो हो सकता है उनके 3-4 यहाँ पे, अगर इंडिया में उनके सपोज करो कि 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई भी एक कंपनी हो सकती है, तो उसमें 200-300 लोग कोरियन हो सकते हैं उसमें से, जो एक क्रिटिकल उनके जो फंक्शंस हैं उसको देखते हैं। वो कोई वर्क वीजा थोड़ी है। वो तो वो कंपनी को अपना काम चलाना है, तो उनको अपने जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी के अंदर जो इंजीनियर्स चाहिए या एक जो टैलेंट चाहिए वो उनको वहां से मिलता है, तो वहां से लेकर आते हैं। वो इसे वर्क वीजा नहीं कहते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक और पॉलिसी है कि जहां हमारे इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं से भी आए, हम उन्हें वर्क वीजा नहीं देते कभी भी। लेकिन हमने वहां जाकर जब हम पढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ये सब हमको वर्क वीजा देंगे, H1B देंगे, हमको ग्रीन कार्ड देंगे, हमको PR देंगे। तो हम सब कुछ चाहते हैं उनसे। और फिर उसके बाद अहंकार की, हमारे लोगों में टैलेंट है, टैलेंट होगा अपने पास रखो ना भाई। अमेरिका की या कनाडा की या ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी थोड़ी है तुम्हारे लोगों को नौकरी देने की। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी उनके लोगों को नौकरी देने की है। वही बात तो अमेरिका से निकल के आ रही है अभी कि तुम हमारी नौकरी खा रहे हो, तो पहला जो जॉब मिलना चाहिए अमेरिकन को मिलना चाहिए। पहला हक किसका है? जो अमेरिकन सिटीजन है उनका हक है। तो अब वहां पर यह प्रचार प्रसार जो शुरू हुआ है कि भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कि हमें तुम्हारी जो है जरूरत नहीं है। अमेरिका से स्वर उठा
तो कनाडा के अंदर वीज़ा रिजेक्शन हो गए। ये तो आज की खबर है कि जिस लेवल पे वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं, 80% भारतीय छात्रों का वीज़ा कनाडा ने खारिज कर दिया। अब ये नए आंकड़े इस समय निकल कर आ रहे हैं। H1B वीज़ा धारकों पर तो गाज गिरी रही है, और उसके बाद कनाडा ने 2025 में सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर 80% इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ा आवेदनों को खारिज कर दिया। ये पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि भारत के, एशिया के बाकी देशों के, अफ्रीका के अन्य देशों के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनको भी खारिज किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? भारत पड़ा। 2024 में कनाडा ने केवल 1,88,000 नए इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया। पहले ये 3-3.5 लाख तक होती थी, अब सिर्फ 1,88,000 पे हो गया है। अब यहाँ पर कनाडा और अमेरिका में जब ये उदासीनता आई है भारतीयों के प्रति और चिढ़ आ गई है और बुरा बर्ताव भी हो रहा है हमारे साथ में, उदासीनता भी दिखाई जा रही है, तो इसकी वजह से अब भारतीय कई और देशों में जाना चाहते हैं। जर्मनी की ओर भी अब जाना चाह रहे हैं, वहाँ से भी उनको अब वर्क वीज़ा वगैरह मिल जाते तो वहाँ जा रहे हैं। अब कनाडा ने एक एक करके एक नई नई क्या कहते हैं कि कंडीशंस लगाने शुरू कर दी हैं, और अब भारतीय छात्र जर्मनी की ओर भी रुख कर रहे हैं कि अभी यहाँ नहीं मिलता तो कहीं और चले जाएंगे। पर यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, भारत का युवा भारत में क्यों नहीं रहना चाहता है? ये सवाल है कि भारत का युवा छात्र भारत क्यों छोड़ देना चाहता है? क्योंकि जो युवा छात्र है उसको लगता है कि मेरा भारत में भविष्य नहीं है, मैं पढ़ लिख के भी क्लर्की करूंगा या गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढूंगा, और फिर उन नेताओं के तलवे चाटो जो ऊपर 4th क्लास पास है और बैठते हैं और दूसरों को हुक्म देते हैं। इसलिए तो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में जो हो रहा है वो यही तो है। नेपो किड्स किसको कहा गया है? वहां पर नेपाल में नेपो किड्स किसको कहा गया है? कि जो गरीब लोग हैं वहां पे सारे के सारे वो टैक्स देते हैं, लेकिन जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब अरबपति हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, और उनके बच्चे सुपर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उनको नेपो किड्स कहा गया है। यानी कि उनके सारे के सारे जो खर्चे हैं वो नेपाल की जनता भरेगी। भारत में भी तो ये हो रहा है। आपका कौन सा ऐसा मंत्री है या MP MLA है, कोई एक आधा छोड़ दो, जो करोड़पति अरबपति नहीं है? अभी भारत में जो पहली टेस्ला जो खरीदी गई है, जिसको हैंडओवर किया गया अभी थोड़े दिन पहले, वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने ली है। द फर्स्ट टेस्ला हैज बीन गिवन। 70 लाख की टेस्ला किसने खरीदी? मिनिस्टर ने। तो पैसा किसके पास है? तो नेपो किड्स तो इंडिया में भी है सारे के सारे, कि पैसा जनता देती है और उस पैसे के ऊपर जो ऐश करते हैं वो मंत्री और MP MLA करते हैं। भारत में गवर्नर्स करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, केंद्रीय मंत्री करते हैं। ये बात तो सही है ना? अगर ये नेपो किड्स की सच्चाई ना होती थी तो लोग वहां महाराजा के महल को, जो राष्ट्रपति का महल है, प्रधानमंत्री का महल है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे आग तो नहीं लगा देते थे ना। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी कि लोग गरीब होंगे लेकिन जितने मिनिस्टर्स हैं वो अरबपति हैं। बांग्लादेश में आपको मिलेगी, सारे जो मिनिस्टर्स हैं जो पहले भाग गए शेख हसीना के, वो करोड़पति अरबपति हैं। जो राजापक्षे श्रीलंका के जो मंत्री के थे वो भी सारे अरबपति थे, वो भी देश छोड़ के आधे भाग गए। तो जनता गरीब है लेकिन इनके मंत्री MP MLA सारे अमीर हैं, सब करोड़पति हैं। तो गरीब आदमी तो वहां तक पहुंच नहीं सकता ना। अब इंडिया में भी डर लग रहा है इस बात का कि यार ये नेपो किड्स इंडिया में ना आ जाए कहीं, क्योंकि यहां भी सारे के सारे जो अय्याशियां हो रही हैं, जो विदेश यात्राओं पे पैसे लगते हैं और जो इनकी लोकल अय्याशियां हैं वो कम थोड़ी हैं। वो वही है जो नेपाल के अंदर है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में। ये लोग महलों की जिंदगी जीते हैं, मंत्रीगण और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स और MP MLA हैं। ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है। ये वो लोग हैं जिनकी दौलत, अगर ये 5 साल इलेक्शन से पहले इनकी दौलत देखो, अगर वहां इनकी दौलत 50 लाख थी तो 5 साल के बाद इनकी दौलत बढ़ के 50 करोड़ हो जाती है। ये पैसा कहां से आता है? तो नेपो किड्स से रियलिटी, सिर्फ रियलिटी नेपाल की नहीं है, ये रियलिटी इंडिया की भी है, बिल्कुल इंडिया की भी है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारी जो दुनिया के अंदर जो साख बन रही है, वो साख एक तो ब्रिटेन के अंदर भी जो उनके होम मिनिस्ट्री के, जहां पर उन्होंने 9 टेरर ग्रुप्स जो डिक्लेयर किए कि दुनिया के कौन से ऐसे 9 टेरर ग्रुप्स हैं जिनसे ह्यूमैनिटी को खतरा है, उसमें एक हिंदू टेरर ग्रुप भी है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म भी है, हिंदू उग्रवाद भी है उसके अंदर, एक जो दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमको लोग काइंडली देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कई शहरों के अंदर, ब्रिस्बेन हो, मेलबर्न हो, सिडनी हो, कैनबरा हो, जहां पर हजारों लोगों ने हमारे खिलाफ प्रदर्शन किए हैं,
ये क्या शो करता है अल्टीमेटली? लोग हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ, वहां क्यों लोग, न्यूजीलैंड तो बहुत शांति प्रिय देश है भाई, वहां क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं? आयरलैंड के अंदर तो बहुत कम मात्रा में हमारे लोग रहते हैं, वहां क्यों नफरत कर रहे हैं हमसे? कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, सब जगह नफरत करते हैं। और नेपाल और बांग्लादेश के अंदर तो नफरत करने वालों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी अब ये बात खासतौर से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के बाद अब महसूस की जा रही है कि भाई जो हालात वहां पर हैं कभी भारत में भी हो सकते हैं। तो यहां तो सबके कान खड़े हो गए ना अभी तो, कि ये जनरेशन जी जो है, जो यंग है 1997 और 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 13 साल और 28 साल के बीच में है, ये बहुत जोशीले लोग हैं भाई। तो ये सत्ता पलट सकते हैं भाई। ये तो मुझे लगता है कि चीजें जो हैं अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि भारत के प्रति बढ़ता हुआ जो नफरत है वो सब जगह, नेपाल के अंदर बहुत नफरत है। ये मदेशियों के टाइम से, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब से शुरू हुआ था एक्चुअली ये। और उसके बाद फिर जब ये हमारा अग्निपथ स्कीम जो आई है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल को हुआ उससे, हमारी अग्निपथ स्कीम से, क्योंकि आपने 4-4 साल के लिए सोल्जर भर्ती करना शुरू कर दिया। जो रेगुलर भर्ती करते थे वो तो बंद ही कर दिया आपने ना। तो सबसे बड़ी जो संख्या आती थी नेपाल से आती थी, गोरखे आते थे। अब गोरखे सारे बंद हो गए, अब उनको नौकरी नहीं मिल रही यहाँ पर। पहले वो हमारी फौज का इंटेग्रल पार्ट था। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल में बढ़ता हुआ विद्रोह है, नेपाल में बढ़ता हुआ जो हिंसा है, और वहां पर जिन लोगों की अभी बातचीत हो रही है, बालेंद्र शाह हो या रवि लामिछाने हो, वो सारे के सारे भारत विरोधी हैं। केपी शर्मा भारत विरोधी थे। हमें एक बात समझने की जरूरत है कि रोटी बेटी का रिश्ता जिसके साथ है वो हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं भाई? वो बांग्लादेशी हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा होगा ना जो हमारे अंदर कमियां हैं और हम देखना नहीं चाहते। और अब खबर निकल के आ रही है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं भारत के अंदर, अब वो सावधान हो गई हैं। एक खबर निकल के आ रही है कि भारत की खुफिया एजेंसियां अब नेपाल के अंदर भी वॉच कर रही हैं, भारत के अंदर भी वॉच कर रही हैं, और वो देख रही है कि भारत के अंदर भी कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए कि नेपाल अगर पूरा का पूरा भारत विरोधी माहौल बन गया जैसे कि बांग्लादेश में है, तो उसके बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। चारों तरफ हमारे यहाँ अराजकता है। म्यांमार में सिविल वॉर है, बांग्लादेश डिस्टर्ब्ड है, नेपाल अब सिविल वॉर में है, डिस्टर्ब्ड है, श्रीलंका थोड़ा सा भी सेटल हुआ है, वहां भी सिविल वॉर हुई, पाकिस्तान वैसे ही डिस्टर्ब्ड है। क्या पता